हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। मित्रों, हम लोगों ने रिवीजन बैच शुरू की है जिसका नाम है द अल्टीमेट रिवीजन बैच। उसमें सीए इंटरमीडिएट में जो आपका पेपर नंबर 5 है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, उस सब्जेक्ट की हम टोटलिटी में रिवीजन करने वाले हैं। अब सबसे मेन बात, आपको स्टडी मटेरियल कौन सा रेफर करना है? तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आपको रेफर करना है ना, स्टडी मॉड्यूल। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है सीए इंटरमीडिएट में तो प्रिंटेड मटेरियल आपके घर पे आ गया होगा, या फिर प्रिंटेड मटेरियल आपके पास लेटेस्ट वाला नहीं है तो आप क्या कहाँ पे जा सकते हो? इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाके स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। वो इंस्टीट्यूट ने सारे स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, हर एक स्टडी मटेरियल का पीडीएफ लिंक, हर एक चैप्टर का पीडीएफ लिंक आपको दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करो, पीडीएफ फाइल ओपन होगी, उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। तो आपका जो सबसे पहला इशू है स्टडी मटेरियल लेटेस्ट वाला, वो इंस्टीट्यूट ने टिक मार्क करके सॉल्व कर दिया है। दूसरा इशू रिवीजन वीडियोस का, वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यानी आपकी दोनों चीज़ें, स्टडी मटेरियल प्लस रिवीजन लेक्चर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलने वाली है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अभी आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है टू नॉट स्टडी, या फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, हमारे पास क्लासेस नहीं थे। सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। बस खुद खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, जेन्युइन रहना है, पढ़ाई करनी है, और आप डेफिनेटली पास हो जाओगे एग्जाम। हर एक बच्चा एग्जाम पास करने का टैलेंट रखता है, बस मेहनत में कमी हो जाती है, इसीलिए आप फेल हो जाते हो, बाकी कोई कारण नहीं है उसमें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले अपना एक सक्सेस मंत्र बताना चाहता हूं जो हर एक सीए स्टूडेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, इररिस्पेक्टिव आप कौन से लेवल पे हो, आपको ये सक्सेस मंत्र काम में आने वाला है। आपके दुनिया में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है 40 और 60। क्यों? क्योंकि 40 मार्क्स आपको हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पासिंग के लिए लगते हैं। 60 मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो वो सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी किसी सब्जेक्ट में अगर आपको 60 मिल गया, उसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं, तो अगले 3 अटेम्प्ट के लिए आप उसको, अभी रूल क्या है मुझे नहीं पता, मैं जब पास आउट हुआ था तब तो 3 अटेम्प्ट्स तक एग्जामेशन वैलिड रहता था, उसके बाद में रिलैप्स हो जाता था, यानी फिर से वो सब्जेक्ट आपको एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। तो अभी एग्जामेशन का एग्जैक्ट रूल क्या है मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, आप बता देना अगर कमेंट में, अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो। लेकिन ऐसा रूल वहां पर हुआ करता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो फोकस होता है ना, वो 40 और 60 में फंस के रह जाते हैं, और जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस निकलना चाहिए उनका, जो उनकी कैपेबिलिटी होती है, उस कैपेबिलिटी का अंडर यूटिलाइजेशन वो लोग करते हैं, प्रॉपरली उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करते अपनी कैपेबिलिटी का, अपनी टैलेंट का। तो ये जो 40 और 60 है, इसके दिस इज नॉट योर गोल। 40 और 60 मतलब एवरेज परफॉर्मेंस होता है। आपको एवरेज परफॉर्मेंस वाला स्टूडेंट नहीं बनना है। आपका गोल क्या होना चाहिए? फोकस हियर, दिस इज योर गोल। यानी 70, 80, 90, 100 के आसपास अगर आप पहुंचते हो तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है, पहुंच सकते हो आप यहाँ तक। थियरी सब्जेक्ट्स का तो कह नहीं सकते, लेकिन जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अकाउंटिंग हो गया, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, वहाँ पर आप पहुंच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अगर आपका बिल्कुल रेजर शार्प फोकस है, आपकी रिटेंशन कैपेबिलिटी अच्छी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप आराम से यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट 70, 80, 90 ये आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि आप जब अपना गोल बड़ा सेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप का अंतर्मन आपको एक सवाल पूछेगा कि भाई साहब, गोल तो सेट कर लिया, अब इसे अचीव कैसे करेंगे? तो जब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इस गोल को तो सेट कर लिया, इसको अचीव कैसे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप प्लानिंग करने लगोगे, उसको एग्जीक्यूट करने लगोगे, और ये गोल अचीव करने में आपकी पूरी एनर्जी आप लगाओगे। और जो भी बच्चे यहाँ पर फोकस करके, यानी प्रीमियम परफॉर्मेंस पर फोकस करके काम करते हैं, डेफिनेटली उनकी मार्कशीट एकदम अच्छी होती है, उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। एवरेज परफॉर्मेंस का टारगेट रखोगे तो एवरेज मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है किसी में 40 मिले, किसी में 39 मिले, किसी में 60 मिले। अगर आप उनका एग्रीगेट निकालोगे तो 50% आना चाहिए, ये आपका एग्रीगेट पासिंग का भी रूल होता है। तो एवरेज परफॉर्मेंस में एग्रीगेट पासिंग यानी पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन प्रीमियम परफॉर्मर के पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो हमें चाहिए होता है कि अर्ली एज में हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, मैक्सिमम 22 से लेकर 25 की उम्र तक हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना है। अगर आप नहीं बन पा रहे हो, अटेम्प्ट लग गए, ठीक है, कोई बात नहीं, उस बात को अभी भूल जाओ, लेकिन अभी ये सक्सेस मंत्र याद रखो। अगर आप ये चाहोगे
तो ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फोकस करोगे तो इसी के हिसाब से आप मेहनत करोगे। ये प्रीमियम परफॉर्मेंस का गोल सेट करोगे तो मेहनत भी आप वैसे करोगे। और एक इस दुनिया का सिंपल सूत्र होता है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक दिन पर पढ़ाई कर ली तो आपको 90 मिल जाएंगे, नहीं, कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। कर्मों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तब जाके आपको जो फल होता है वो मिलता है। एक दिन काम करके किसी को फल नहीं मिलता है, क्योंकि ये कर्म, एग्जाम पास करना एक दिन का काम नहीं होता है। ये कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके, नॉलेज को बिल्डअप करके, और फिर जब परफॉर्मेंस का डे आएगा, यानी आपका एग्जाम का पेपर का दिन आएगा, वहां पे जाके आपको परफॉर्म करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सक्सेस मंत्र ध्यान में रखना, कभी भी 40 और 60 पे फोकस नहीं करने का, 70, 80, 90, 100 यहाँ पर प्रीमियम परफॉर्मेंस पर फोकस करने का, अपने जीवन को इस गोल के हिसाब से एडजस्ट करने का। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे प्यारे प्यारे इंडेक्स में, जहां पर हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन शुरू है। चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है दोस्तों ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम। यहाँ पे हमने चैप्टर का ओवरव्यू एंड टॉपिक नंबर 1 जो कि आपका है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये टॉपिक हमने रिवाइज कर लिया है। इसके वीडियोस आपको इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल हो चुके हैं। अब इस वीडियो में हमारा पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है आपका प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के ऊपर, जो कि आपका पेज नंबर 2.7 के ऊपर आने वाला है। तो मैं आपको लेके आ गया हूँ स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 2.7 के ऊपर। अब यहां पर आप देखो, ये पूरा का पूरा ब्रॉड व्यू आपको यहां पे इन्होंने दे दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस व्यू को आप ध्यान में रखना। प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। अब ये जो प्लानिंग प्रोसेस है, ये किस प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं? जो ऑडिट हम कंडक्ट करने वाले हैं फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, उस प्रोसेस का प्लानिंग, यानी ऑडिट की प्रोसेस का प्लानिंग। उस ऑडिट प्रोसेस की जो हम प्लान बनाते हैं, उसमें कौन से एलिमेंट्स, कौन से फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो 2 ब्रॉड कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला एलिमेंट कौन सा है आपका प्लानिंग करते वक्त ऑडिट के बारे में? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, यानी जब कोई एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं, तो उस अपॉइंटमेंट के दौरान और अपॉइंटमेंट होने के जस्ट बाद कुछ एक्टिविटीज, कुछ फॉर्मेलिटीज हमें परफॉर्म करनी पड़ती है, उसे कहा जाता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। दूसरा आता है आपका प्लानिंग एक्टिविटीज। जब आपकी फॉर्मेलिटीज हो गई, आपका अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट के पहले की, अपॉइंटमेंट तक, अपॉइंटमेंट के दौरान और अपॉइंटमेंट होने के बाद, इन 3 फेजेस में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज को हमें शुरुआती दौर में परफॉर्म करना पड़ता है। जब हमारी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हो जाती है, तब हम क्या करते हैं? प्लानिंग एक्टिविटीज की तरफ ध्यान देते हैं। यानी अब हमारा सॉर्ट आउट, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई है। अब हम क्या करेंगे? जो भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हमें करना है, यानी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट हमें कंडक्ट करना है, हम क्या करेंगे? उसका एक इनिशियल रिव्यू करेंगे और फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। हम ये देखेंगे कि इनके जनरल पर्पस स्टेटमेंट में कौन से एलिमेंट्स हैं। तो भाई साहब, किसी भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो या फंड फ्लो स्टेटमेंट अगर एप्लीकेबल है या वॉलंटरीली अगर दिया है, तो ये 5 चीजें आपके जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने वाली है। अब जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो P&L में आपका क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंसेस आएंगे, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज एंड एसेट्स आने वाली है। तो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जब आप अकाउंटिंग करोगे, तो उसके 4 इंपैक्ट हो सकते हैं। 4 पॉसिबल इंपैक्ट है किसी भी ट्रांजैक्शन के। या तो वो इनकम होगा, या तो वो एक्सपेंस होगा, या तो वो लाइबिलिटी होगी, या तो वो एसेट होगा। ये 4 कैटेगरी के अलावा और हमारे अकाउंटिंग में कोई कैटेगरी नहीं है। इन 4 कैटेगरीज के अंडर सब कैटेगरीज होती है। जैसे एसेट में हमारा टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारी चीजें होती है। फिर आप एक्सपेंडिचर की अगर बात करो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इनकम की अगर आप बात करो तो ऑपरेशनल इनकम होता है आपका, नॉन ऑपरेशनल इनकम होता है, ठीक है।
लाइबिलिटीज़ की अगर आप बात करो तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी होती है, आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी होती है, आपकी डिबेंचर कैपिटल की लाइबिलिटी होती है, आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं, आपके शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकते हैं, आपकी टैक्स पे करने की लाइबिलिटी हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार के इन 4 ब्रॉड कैटेगरीज के अंडर सब कैटेगरीज है, लेकिन ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में हम सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो प्लानिंग एक्टिविटी के दौरान आपको पूरे के पूरे असर्शंस, यानी मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है इन द फॉर्म ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इनिशियल रिव्यू आप करोगे और उसके हिसाब से फिर प्लान बनाओगे कि कौन से दिन, कौन से टीम मेंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से एलिमेंट का ऑडिट करेंगे, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, कहाँ पे सैंपल चेकिंग करना है, कहाँ पे डिटेल चेकिंग करना है, ऑडिट एविडेंस किस तरीके से गैदर करेंगे, पूरा का पूरा जो काम परफॉर्म करने वाले हैं उसको डॉक्यूमेंट यानी ऑडिट वर्किंग पेपर कैसे बनाएंगे। और हम लोगों ने जो प्लानिंग करके रखी है, ऑडिट के दौरान हमें हो सकता है कि कोई नए फैक्ट्स पता चले जो हमें प्लानिंग एक्टिविटी के दौरान पता नहीं थे, तो हमारा जो ऑडिट प्लान है, जो ऑडिट स्ट्रेटेजी है, उसको इवॉल्व करके, चेंजेस करके नए फैक्ट्स के हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपकी आती है प्लानिंग एक्टिविटी में। तो ब्रॉडली ऑडिट का जब आप प्लानिंग करते हो, जो ऑडिट की प्लानिंग प्रोसेस होती है, उसमें 2 ब्रॉड एलिमेंट्स होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड दूसरा होता है प्लानिंग एक्टिविटीज। अब हम सबसे पहला वाला जो आपका एलिमेंट होता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, उसको रिवाइज करते हैं। The auditor considers whether relationship with client should be continued and whether ethical requirements including independence continued to be complied with। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या देखता है कि भाई साहब जो क्लाइंट है उसके साथ हमारा जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है ऑडिटर एंड क्लाइंट का, ऑडिटर एंड ऑडिटी का, वो कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। सबसे पहला सवाल यही आता है। अगर हमने पिछले साल भी उनका ऑडिट किया है तो हम क्या करें, हम क्या सोचेंगे कि भाई साहब इनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप कंटिन्यू करनी है या फिर काम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस साल, ये डिसाइड करेंगे। अगर हमारा पहला ही ऑडिट है यानी उस एंटिटी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किसी और ऑडिटर से कराया था, अब वो हमें पहली बार अपॉइंट करने वाले, तो हम क्या देखेंगे कि इस क्लाइंट का काम हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी क्लाइंट एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहला एस्पेक्ट, या फिर न्यू क्लाइंट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दूसरा पॉइंट। ऑडिटर सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखेगा यानी कंसीडर करेगा। The auditor considers whether relationship with client should be continued and whether ethical requirements including independence continue to be complied with। तो जब आप किसी भी ऑडिट के काम को एक्सेप्ट करोगे तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। जितनी भी आपकी एथिकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनके साथ कंप्लायंस होना चाहिए और उसमें इंडिपेंडेंस होना चाहिए, यानी एक ऑडिटर का माइंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक ऑडिटर के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वो अनबायस तरीके से अपना काम उसको करना होता है। ठीक है, ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। इट इंक्लूड्स, अब ये जो यहां पर जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें आप क्या देखोगे, प्रोसीजर्स, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंटिन्यूअंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, यानी पहला जो सवाल, क्लाइंट के साथ अपना प्रोफेशनल रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, रिजाइन करके आगे बढ़ जाना है। दूसरा, इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, ऑडिटर को एंश्योर करना चाहिए कि भाई साहब जितने भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है जो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स इंस्टीट्यूट ने इशू किया है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इंडिपेंडेंस हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एक ऑडिटर को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए क्योंकि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो चैप्टर नंबर 1 में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, अब ये इंडिपेंडेंस मतलब क्या कि ऑडिटर का माइंड फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। ऑडिटर का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी भी एंटिटी में ना हो जिसका वो ऑडिट करने वाला हो, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, या फिर वो किसी तरीके से भी क्लोज रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, आइदर डायरेक्ट फैमिली रिलेशन या फिर फ्रेंडली रिलेशन, ऐसा किसी भी नेचर का कोई संबंध ऑडिटर का क्लाइंट के साथ नहीं होना चाहिए। देन एस्टैब्लिशिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो ऑडिटर को 3 चीजें सबसे पहले कंसिडर करनी होती है जब भी वो ऑडिट का काम एक्सेप्ट करने वाला होता है। पहला, भाई साहब क्लाइंट का, पहले तो क्लाइंट कंटिन्यूअस, यानी क्लाइंट के बारे में बैकग्राउंड चेक करो। बैकग्राउंड चेक होने के बाद ये ध्यान में रखो कि इनके साथ काम करना है या नहीं करना है।
दूसरा, जब भी आप कोई ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करोगे तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी रिलेटिव का काम आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। देन एस्टैब्लिशिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मतलब क्या होता है कि आपका काम का स्कोप क्या है, योर स्कोप ऑफ ऑडिट एकदम पिन पॉइंट, एकदम क्लियर भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये तीन चीजें ऑडिटर को एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले इंश्योर करनी होती है। उसमें से सबसे पहली बात, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज इंक्लूड फॉलोइंग। अब यहाँ पर ए, बी और सी, इनको हम यहाँ पर ए, बी और सी में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर ए, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट। तो यहाँ पर क्या कीवर्ड क्या आपका, कंटिन्यूअंस, कंटिन्यूअंस ऑफ रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट। तो क्लाइंट के साथ आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, सबसे पहली बात। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, यहाँ पर क्या है भाई साहब, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। It should be ensured that appropriate procedures regarding acceptance and continuance, यहाँ पर appropriate procedure कहा गया, यानी हर सिनेरियो में प्रोसीजर अलग हो सकती है। यानी अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो ऑडिटर को अपॉइंट करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो ऑडिटर को अपॉइंट करने का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। ठीक है, वो जहां पर भी स्टैच्यूट आपको कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर बताता है तो उस प्रोसीजर के हिसाब से ही ऑडिटर को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। It should be ensured that appropriate procedures regarding acceptance and continuance of client relationships and audit engagements have been followed and that conclusions reached in this regard are appropriate। यानी आपने सारे के सारे compliances को फॉलो करके भाई साहब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया है या आपने कोई ऑडिट का काम एक्सेप्ट किया है। Then the firm should obtain information considered necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client। यानी जिस क्लाइंट का ऑडिट आप पहली बार करने वाले हो, पास्ट में आपने कभी भी इस क्लाइंट का अगर ऑडिट नहीं किया है तो एज एन ऑडिटर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन, यानी आपको क्लाइंट का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा कि भाई साहब कुछ फ्रॉड में तो इन्वॉल्व नहीं था ये, या पुराने ऑडिटर ने रिजाइन किया होगा तो क्यों रिजाइन कर दिया, क्यों काम छोड़ दिया, इनके ऊपर कोई बड़े केसेस, फ्रॉड के केसेस वगैरह शुरू है क्या। तो इस तरीके का आपको कंप्लीट बैकग्राउंड चेक ऑडिटर को ड्यू डिलीजेंस कंडक्ट करना पड़ेगा। द फर्म, यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म होती है वो, द फर्म should obtain information considered necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client। ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। और उसके बाद क्या देखोगे, when deciding whether to continue an existing engagement, यानी ऑलरेडी आपने पास्ट कंटिन्यूस, अगर पिछले 2-3 साल में अगर आपने इनको ऑडिट किया है तो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में फिर से अगर आपको वो अपॉइंट करना चाहते हैं तो क्या आप उनका ऑडिट एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो ऐसी सिचुएशन अगर है जिस क्लाइंट का ऑडिट आप कर रहे हो तो ऐसे केसेस में कंटिन्यू रखने के लिए अपने काम को आपको क्या करना पड़ेगा, when deciding whether to continue an existing engagement and when considering acceptance of new engagement with an existing client। यानी दो प्रकार के आपके क्लाइंट होते हैं, एक नया क्लाइंट जिसका पास्ट में आपने कभी ऑडिट नहीं किया है, और दूसरा आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट यानी जिसके लिए आपने ऑलरेडी काम किया है, अब आप उसका ऑडिट एंगेजमेंट भी करने वाले यानी ऑडिट भी करने वाले हो। तो ऐसे केसेस में आपको सबसे मेन बात क्या करनी होती है, ऑब्टेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, यानी बैकग्राउंड चेक करो, ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म करो, उसके बाद में डिसाइड करना ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट ऑडिटर को क्या ध्यान में रखना होता है, मैटर्स सच एज इंटेग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स एंड की मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटेग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स एंड की मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, यानी आपके खुद के पास रिसोर्सेस है या नहीं है, ठीक है, दूसरा पॉइंट। उसके बाद एंड implications of matters that have arisen during current and previous audit engagement may need to be considered। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, may need to be considered। यानी एक सिचुएशन आपको यहाँ पर बताई गई है कि भाई साहब जब भी आप ऑडिट का काम एक्सेप्ट करोगे तो आपके सामने दो प्रकार के क्लाइंट हो सकते हैं, एक नया क्लाइंट
एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट। तो दोनों केसेस में आपको कौन सी प्रोसीजर्स फॉलो करनी है, वो प्रोसीजर्स और कौन से पॉइंट आपको फॉलो करने हैं वो यहां पर आपको बता दिया है। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई साहब, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो करके अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करना, यानी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना है प्लस सारी लीगल प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करना है। दूसरा, जब भी आप किसी क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करोगे तो उनके बारे में ड्यू डिलीजेंस कंडक्ट करना, बैकग्राउंड चेक कर लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि क्लाइंट का काम करना है या नहीं करना है। तीसरा, जब भी आप किसी क्लाइंट के बारे में ड्यू डिलीजेंस करोगे तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इंटेग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स एंड की मैनेजमेंट, यानी उस पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी के या उस पर्टिकुलर एंटिटी के जो प्रिंसिपल ओनर्स होते हैं, यानी जो ओनर्स होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है, उनका कैरेक्टर कैसा है। इंटेग्रिटी मतलब क्या वो ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है, क्या प्रिंसिपल ओनर्स या मैनेजमेंट पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में किसी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी में, किसी इलीगल एक्टिविटी में उनके ऊपर कोई केस चल रहा है क्या, उनका कभी नाम आया है क्या, ये सब आपको बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। तो जब भी आप क्लाइंट के ओनर्स और मैनेजमेंट के बारे में बात करोगे तो उनका कैरेक्टर यानी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी आपको चेक करनी पड़ेगी। दूसरा, जब आप काम को एक्सेप्ट करते हो तो पहले खुद की फर्म जो है आपकी सीए फर्म, उस सीए फर्म के पास अप्रोप्रिएट रिसोर्सेस है कि नहीं देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, आपकी जो एंगेजमेंट टीम है जिसको आप ऑडिट करने के लिए भेजोगे उसके पास कॉम्पिटेंस है या नहीं, यानी उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है या नहीं, उनके पास कैपेबिलिटी है या नहीं, प्रॉपर मोटिवेशन है या नहीं काम करने का, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ आप क्या और एक पॉइंट क्या चेक करोगे, और मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग करंट एंड प्रीवियस ऑडिट, यानी करंट एंड प्रीवियस ऑडिट में अगर कोई ऐसी बात आती है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल बातें होती है, तो उन मटेरियल बातों का आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस, लीगल इंप्लीकेशंस होने वाले हैं, इनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो जब भी आप ये जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी होती है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में सबसे पहला पॉइंट जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है कि भाई साहब ऑडिट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें एक ऑडिटर को कंसीडर करनी चाहिए, तो इतनी चीजें उस ऑडिटर को कंसीडर करनी चाहिए। दूसरा, नेक्स्ट एक पॉइंट और बचा है पॉइंट नंबर ए में, बिसाइड्स इन केस ऑफ इनिशियल एंगेजमेंट्स, यानी जब हम इनिशियल एंगेजमेंट की बात करते हैं, यानी सबसे पहला काम उस क्लाइंट के लिए ना हमने कभी ऑडिट किया है, ना उसको कोई रिलेटेड सर्विस दी है, ना कोई एश्योरेंस, किसी भी प्रकार की कोई सर्विस उस क्लाइंट को हमने नहीं दी है। इन केस ऑफ इनिशियल एंगेजमेंट यानी सबसे पहला एंगेजमेंट, कम्युनिकेशन विद प्रीडेसेसर ऑडिटर शुड बी मेड, यानी प्रीडेसेसर ऑडिटर मतलब पुराना ऑडिटर जो है, जिसने जो अभी तक काम कर रहा था अब उसको काम ना देते हुए आपको अपॉइंट अगर किया गया है, तो ऐसी एंगेजमेंट्स को कहा जाता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका प्रीडेसेसर, आपसे पहले वाला जो ऑडिटर था, उसके साथ भाई साहब आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किस मैटर के बारे में कम्युनिकेट करना है आपको, शुड बी मेड वेयर देयर हैज बीन एनी चेंज ऑफ ऑडिटर्स, यानी एक बैकग्राउंड ड्यू डिलीजेंस का ही प्रोसेस होता है ये, कि भाई साहब ऑडिटर से भी थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी है, बात कर लो उनसे, थोड़ा सा जो नॉलेज मिलता है क्लाइंट के बारे में वो ले लो, और अपना सिक्योरिटी चेक, अपना ड्यू डिलीजेंस, बैकग्राउंड चेक सब कुछ कंप्लीट कर लो। तो आपको पॉइंट नंबर ए में 4 बातें करनी है। यहां पर आप क्या करोगे, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। यहां पर आपका पॉइंट नंबर 1 क्या है दोस्तों, एप्रोप्रिएट प्रोसीजर को फॉलो करो। दूसरा, एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे, बैकग्राउंड चेक करोगे, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरी एक्टिविटी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में। तीसरा, आप क्या चेक करोगे, इंटेग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स एंड की मैनेजमेंट प्लस कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन विद प्रीडेसेसर ऑडिटर, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। यानी जो आपका पॉइंट नंबर ए है, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, तो कोई भी काम एक्सेप्ट करने से पहले या किसी भी काम को कंटिन्यू करने से पहले आपको ये 4 पॉइंट, ये 4 प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ेगी। इसे कहा जाता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। अब दूसरी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हमें क्या करना है, इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, यानी जब भी आप किसी क्लाइंट का काम करोगे तो सारी एथिकल रिक्वायरमेंट आप हमेशा कंसिस्टेंटली फुलफिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, एंड काम के दौरान आपका स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो उसका पॉइंट क्या कहता है,
इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। इसमें हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है? द ऑडिटर शैल कंटिन्यूअसली इवेल्युएट कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। यहां पर सबसे मेन वर्ड क्या है दोस्तों आपका? कंटिन्यूअसली। यानी ये जो बात है आपकी कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि 10 इंस्टेंसेस में से 6 बार हमने कंप्लाई कर लिया, 6 बार इंडिपेंडेंस मेंटेन कर लिया और 4 बार हमारा इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं हुआ, या फिर 4 बार हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, 100% कंप्लायंस होना चाहिए। एक भी पॉइंट, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर आपका ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल चीजें होती है, ठीक है। अब यहां पर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया? Independence means that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him। यानी जो भी व्यक्ति आपको काम देता है, जो भी व्यक्ति आपको अपॉइंट करता है, जो व्यक्ति आपको रेम्यूनरेशन देने वाला होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो पैसे देता है वो क्या करता है? भाई मैं पैसे दे रहा हूं तो मेरा नैरेटिव चलेगा, मैं जैसे बोलूंगा वैसे काम करना पड़ेगा। तो ऑडिट के केस में ये चीजें नहीं होती है। ऑडिटर कैसा होना चाहिए? Independence means what? It means that the judgment of a person is not subordinate। मेरा जजमेंट इंडिपेंडेंट है, मैंने जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर किया है उसके बेसिस के ऊपर ही मैं अपना जजमेंट दूंगा। मैं तुम्हारे कहने से अपना जजमेंट नहीं देने वाला, तुम्हारे कहने से मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट नहीं करने वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है ये बिल्कुल नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, इसको 100% कंप्लाई करना ही पड़ेगा। दो बातों का आपको ऑडिट के दौरान 100% कंप्लायंस करना पड़ेगा। पहला होता है आपका एथिकल रिक्वायरमेंट्स और दूसरा होता है दोस्तों आपका इंडिपेंडेंस। ये दोनों नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है। थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट द एंगेजमेंट पार्टनर, अब ये जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है ना, ये सबसे मेन चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है किसी भी ऑडिट में। थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट द एंगेजमेंट पार्टनर शैल रिमेन अलर्ट। किस बारे में अलर्ट रहना है आपको? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग इंक्वायरीज एज नेसेसरी फॉर एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स बाय मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम। यानी यहां पर आपका जो स्टैंडर्ड्स है, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, वो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल रही है एज अ एंगेजमेंट पार्टनर, एज अ प्रिंसिपल चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? आपको हमेशा चेक करते रहना है। क्या चेक करना है? कंप्लायंस विथ एथिकल रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमेशा एज एन एंगेजमेंट पार्टनर आपको ये एंश्योर करना है कि आप हमेशा अपने ऑडिट के दौरान रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ 100% कंप्लाई करते हो। अब ये काम आप कैसे परफॉर्म करोगे? तो इन्होंने कहा है थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट, यानी पूरे के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जितना भी आपका ऑडिट एंगेजमेंट चलता है, पूरे प्रोसेस के दौरान ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है इसे 2 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। 2 एक्टिविटी कौन सी है? वो ऑब्जर्वेशन करो एंड इंक्वायरी करो। ऑब्जर्वेशन यानी आपका टीम मेंबर क्या काम कर रहा है, उनके काम को ऑब्जर्व करो, उनके डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जर्व करो, उनके ऑडिट वर्किंग पेपर का रिव्यू करो। उसी के साथ साथ उनके साथ वर्बल कम्युनिकेशन करो या फिर रिटर्न कम्युनिकेशन करो, ताकि आप इंक्वायर कर सको काम कहाँ तक पहुंचा, क्या प्रॉब्लम्स है, कौन से इश्यूज आ रहे, इंक्वायरी करते रहो। और ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी जब आप परफॉर्म करोगे एज एन एंगेजमेंट पार्टनर, तब आपको रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी बातें पता चलते रहेगी। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको आपको एक बार परफॉर्म करके रुकना नहीं है। स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस परफॉर्म करते रहनी है एज एन एंगेजमेंट पार्टनर। तो ये एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी हो गई एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उसके बाद if matters come to the engagement partner's attention that indicate that members of the engagement team have not complied
members of the engagement team have not complied with relevant ethical requirements, the engagement partner in consultation with others in the firm, यानी जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके साथ कंसल्ट करो, बाकी पार्टनर्स के साथ कंसल्ट करो, शैल डिटरमाइन अप्रोप्रिएट एक्शन, आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर दो बातें बताई गई है, पहली एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी और दूसरी अगर एथिकल रिक्वायरमेंट्स का नॉन कंप्लायंस होता है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को अगर कोई भी टीम मेंबर फॉलो नहीं करता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, ऐसे केसेस में अप्रोप्रिएट एक्शन आपको लेना पड़ेगा। या तो आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा उस टीम मेंबर के ऊपर, या तो फिर आपको टीम मेंबर को चेंज करना पड़ेगा, या फिर उस टीम मेंबर को बताना पड़ेगा कि भाई साहब जो नॉन कंप्लायंस हुआ है उसको ठीक करो, यानी चीज़ों के साथ कंप्लाई करो और फिर आगे का काम करना। तो ऐसी अप्रोप्रिएट एक्शन आपको एज एन एंगेजमेंट पार्टनर लेना पड़ेगा। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपको दो बातें बताता है, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी परफॉर्म करो, और अगर रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कोई आपका कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो भाई साहब कंसल्टेशन करो अपने टीम मेंबर्स के साथ और अप्रोप्रिएट एक्शन करो, ताकि वो नॉन कंप्लायंस वाली जो कंडीशन है सर्कमस्टांसेस है उसको खत्म किया जा सके। आगे देखो, द एंगेजमेंट पार्टनर shall form a conclusion on compliance with independence requirements that apply to the audit engagement. In doing so, the engagement partner shall, अब यहाँ पर shall वर्ड आया है ना, इसका मतलब क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर फिर से एक जिम्मेदारी डाली गई है। यहाँ पर हमारा कंसर्न पार्टी कौन है दोस्तों, एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना होता है, फॉर्म अ कंक्लूजन। एक ऑडिटर कंक्लूजन कब फॉर्म कर सकता है, जब उसके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, एज एन एंगेजमेंट पार्टनर कंप्लायंस विथ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स जो होती है। अब यहां पर हमारा जो ऊपर हम बात किए, ऊपर हमने एक मेन मुद्दे के बारे में बात की है जो है कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो हमें बताता है कंप्लायंस विथ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, यानी एक एंगेजमेंट पार्टनर को सबसे पहले हमें पैराग्राफ में बता दिया भाई साहब एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, इनके साथ 100% कंप्लाई करना है। फिर हमें सिनेरियो बताया गया इस पैराग्राफ में एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कैसे डील करना है। अब हमें सिनेरियो बताया जा रहा है एज एन एंगेजमेंट पार्टनर हमें इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के साथ कैसे डील करना है। तो एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, एंगेजमेंट पार्टनर शैल फॉर्म अ कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विथ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, यानी उसको फिर से कंक्लूजन बनाना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी परफॉर्म करनी पड़ेगी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग व्हाट कंप्लायंस विथ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, यानी वो खुद प्लस उसके जो टीम मेंबर्स है वो सारे के सारे टीम मेंबर्स यानी कंप्लीट ऑडिटिंग टीम इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, इसके बारे में ऑडिटर को कंक्लूजन बनाना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा। अब ये कंक्लूजन को बनाने के लिए ऑडिटर को 3 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। पहली एक्टिविटी कौन सी है, ऑब्टेन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप्स दैट क्रिएट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। तो एज एन आप क्या करोगे, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किससे ऑब्टेन करोगे आप लोग, एज एन एंगेजमेंट पार्टनर आपको इंफॉर्मेशन अपने फर्म से ऑब्टेन करनी है। जब आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप्स दैट क्रिएट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। यानी एज एन एंगेजमेंट पार्टनर सबसे पहला काम आपको क्या करना है भाई साहब, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करो। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा, आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म। इंफॉर्मेशन में आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे सर्कमस्टांसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है, ऐसी रिलेशनशिप्स को आपको आइडेंटिफाई करना है एंड इवेल्युएट करना है जो इंडिपेंडेंस को थ्रेट है, यानी इंडिपेंडेंस के साथ नॉन कंप्लायंस हो सकता है, ऐसे रिस्की एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा काम एज एन एंगेजमेंट पार्टनर आपको क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस, इवेल्युएट इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस इफ एनी। यानी जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, अगर आपको
इंडिपेंडेंस वाला जो हमारा रिक्वायरमेंट है, उस इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के साथ अगर कोई ब्रीच करता है, यानी कोई टीम मेंबर इंडिपेंडेंस वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल अगर नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? इवेल्युएट इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस इफ एनी ऑफ द फर्म्स इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर दे क्रिएट अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट। तो आपको पूरे के पूरे ओवरऑल ऑडिट का सिनेरियो ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा कि भाई साहब इवेल्युएट करो कि आपका जो छोटे छोटे जो ब्रीचेस होते हैं इंडिपेंडेंस वाली सिचुएशन में, तो ऐसे सिचुएशंस का ओवरऑल ऑडिट एंगेजमेंट की इंडिपेंडेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसको इवेल्युएट करो। तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है? एज एन एंगेजमेंट पार्टनर टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट्स और रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स। तो ये तीसरा काम आपका हो गया। एज एन एंगेजमेंट पार्टनर सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप्स दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। दूसरा आपको करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑब्टेन की है उस इन्फॉर्मेशन का इवेल्युएशन करो और कंप्लीट सिनेरियो के बारे में चेकिंग करो कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर इंडिपेंडेंस हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया तो क्या उसका पूरे ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है तो ठीक है, उस नॉन कंप्लायंस को ठीक करके काम आगे बढ़ाओ। अगर उसका पूरे के पूरे ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर अगर इंपैक्ट अगर पड़ने वाला है तो फिर आपको सतर्क रह के पूरा का पूरा ध्यान से काम करना पड़ेगा। तीसरी बात आप क्या करोगे? अगर आपको कोई ब्रीचेस मिलती है या फिर नॉन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस दिखता है तो आप क्या करोगे? टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन में आपका आउटकम क्या होना चाहिए? टू एलिमिनेट सच थ्रेट्स or reduce them to an acceptably low level by applying safeguards, or if considered appropriate to withdraw from the audit engagement where withdrawal is permitted by law or regulation। तो आपको एज एन एंगेजमेंट पार्टनर दो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, या तो आप अपने नॉन कंप्लायंस को भाई साहब सेफगार्ड्स अप्लाई करके ठीक कर लो, या अगर आप उस नॉन कंप्लायंस को ठीक नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर लो? जो ऑडिट एंगेजमेंट है वहां से विड्रॉ कर लो, यानी रिजाइन कर दो। रेजिग्नेशन आप तभी दे पाओगे वेयर विड्रॉवल इज परमिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। अगर लॉ और रेगुलेशन आपको परमिट करता है टू विड्रॉ फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, तो ऐसे केसेस में आप रिजाइन कर देना, विड्रॉ कर लेना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपके सामने? द एंगेजमेंट पार्टनर शैल प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू द फर्म एनी इनएबिलिटी टू रिजॉल्व द मैटर फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। तो अगर इन दोनों केसेस में से अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, यानी दो ऑप्शंस जो दिए आपके पास नॉन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस को ठीक करने के, अगर इन दोनों ऑप्शंस में से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या करना चाहिए? एंगेजमेंट पार्टनर शैल promptly report to the firm any inability to resolve the matter for appropriate action। यानी फिर आपको अपने फर्म के साथ कंसल्टेशन डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट है उसमें भी आपको ये तीन बातें एज एन ऑडिटर परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब देखो, बिसाइड्स कंसिडरेशन फॉर क्लाइंट कंटिन्यूएंस एंड कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, preliminary engagement activities also include establishing an understanding of terms of engagement। यानी हमारा जो पॉइंट नंबर सी था यहाँ पर, establishing an understanding of terms of engagement, ये दो एक्टिविटीज तो आपको करना ही है एज प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। तीसरी एक्टिविटी क्या है भाई साहब? जो आपका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उसकी जो जितना भी मीनिंग है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको खुद के दिमाग में और क्लाइंट के दिमाग में एकदम क्लैरिटी के साथ आपको एस्टैब्लिश करना है। यानी क्लाइंट प्लस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों सेम मीनिंग के ऊपर कंप्लाई करने चाहिए। दोनों के माइंड में किसी भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का मीनिंग मतलब क्लियर होना चाहिए और सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए। तो आ जाओ, अब पॉइंट नंबर सी क्या कहता है हमें? establishing an understanding of terms of engagement। It is in the interest of both the entity and the auditor that the auditor sends an audit engagement letter before the commencement of the audit to help avoid misunderstanding with respect to the audit। तो ऑडिटर साहब को क्या करना चाहिए भाई साहब? इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ यानी कौन? द एंटिटी हु इज अपॉइंटिंग द ऑडिटर। ठीक है, it is in the interest of both the entity and the auditor that the auditor
सेंड्स एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑडिटर को ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए एंटिटी को। क्यों भेजना चाहिए? ताकि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट टू हेल्प अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उसमें किसी भी तरीके का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू द ऑडिट इट एंश्योर्स दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, किसी प्रकार का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए विद द क्लाइंट रिगार्डिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। यानी ऑडिटर क्या काम परफॉर्म करेगा, ऑडिटर किस तरीके की रिपोर्ट बनाएगा, ऑडिटर को कितना पैसा दिया जाएगा, पूरा का पूरा काम किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ये सारी बातें आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में प्रॉपरली रिटर्न फॉर्मेट में एंटिटी को भेजनी पड़ेगी। खुद का सिग्नेचर स्टैंप वहां पे लगाना पड़ेगा, एंटिटी का एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप अपने ऑडिट के काम धंधे भाई साहब शुरू कर सकते हो। अब आगे देखो, performing preliminary engagement activities assist the auditor in identifying and evaluating events or circumstances that may affect auditor's ability to plan and perform audit engagement। जब एज एन ऑडिटर आप ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो तो आपको फायदा क्या होता है, आपको क्या वैल्यू एडिशन मिलती है एज एन ऑडिटर? तो भाई साहब आपका फायदा होता है, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो और आप इवैल्यूएट कर पाते हो ऐसे इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस को जो अफेक्ट करते हैं ऑडिटर की एबिलिटी को टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। यानी हमारा जो मेन मोटिव होता है, ऑडिट इफेक्टिव होना चाहिए, ऑडिट एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए एंड टाइमली मैनर में परफॉर्म होना चाहिए। तो ये जो एबिलिटी होती है ऑडिटर की, हो सकता है कोई सर्कमस्टांसेस या इवेंट्स ऑडिटर के यानी ऑडिट के एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड टाइमलीनेस पर इम्पैक्ट कर सके। तो भाई साहब जब आप प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो तो आपको ये सारे के सारे इफ्स एंड बट्स, पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स आपकी आंखों के सामने एज एन ऑडिटर आ जाते हैं और आप फिर उनको अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। अब यहां पर जो हमारा पार्ट 1 था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी सबसे पहला पोर्शन था, उसका यहां पर आपको ओवरव्यू दिया गया है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज? परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। पहला पॉइंट नंबर ये ए है हमारा, जो हमने ए में डिस्कस किया वो यहां पर है। पॉइंट नंबर बी क्या होता है दोस्तों आपका? इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। पॉइंट नंबर सी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? एस्टैब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद क्लाइंट टू एंश्योर देयर आर नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ये हो गया हमारे पार्ट 1 की कंप्लीट रिवीजन। प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, उसमें सबसे पहले प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो होता है, तो 3 प्रकार की प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी होती है। इन तीनों प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज को हमने 1 बाय 1 प्रॉपरली ए, बी और सी को डिटेल में रिवाइज कर लिया है। उसके मैंने सारे आपको पॉइंट वाइज बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवीजन करा दी है। अब हमारा दूसरा पोर्शन शुरू होता है दोस्तों, जो आता है आपका प्लानिंग एक्टिविटीज वाला, यानी ऑडिट प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। इसमें हमने ये तो डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे प्लानिंग एक्टिविटीज। ऑडिट का जब आप प्लानिंग करते हो तो क्या क्या चीजें ऑडिटर को ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरीके से ऑडिटर को एक ऑडिट का प्लान करना चाहिए, ये सारी बातें इसमें कवर होने वाली है। ठीक है, तो आ जाओ इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्लानिंग एक्टिविटीज में भी 2 मेन कैटेगरीज होती है। पहला कौन सा है दोस्तों? प्लानिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व पॉइंट नंबर ए एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान में रखना, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। और दूसरी एक्टिविटी क्या होती है? डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। तो ये एक बात हो गई और ये दूसरी बात हो गई। इसका मतलब स्ट्रेटेजी और प्लान दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप प्लान करोगे किसी भी ऑडिट का तो सबसे पहले आप अपना एक इनिशियल विजन बनाते हो, एंड टू एंड प्रोसेस का एक ब्रॉड कैटेगरी, आप पूरा का पूरा ब्रॉड प्रोसीजर आप डिसाइड करते हो, उसे कहा जाता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है? सर्टन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को आपको अचीव करना है, ये आपकी हो गई स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर जो ऑडिट प्लान है, इस ऑडिट प्लान को हम एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप
डिटेल में लिखा जाता है, हर एक इंस्ट्रक्शन को बताया जाता है कि आपको ये परफॉर्म करना है, ये डॉक्यूमेंट गैदर करना है, ये ऑडिट एविडेंस गैदर करना है, ऐसे एनालिसिस करना है, फिर उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे और डिसीजन किस तरीके से लेना है। तो ऑडिट प्लान में बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं एंड स्ट्रैटेजी में ओवरऑल डायरेक्शन बताया जाता है कि आपको ऑडिट का डायरेक्शन किस तरीके से फोकस रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका मेजर बात। अब हम पॉइंट नंबर ए को डिस्कस करते हैं, जो है आपका एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, असिस्टेंस फॉर द ऑडिटर। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी sets the scope, timing and direction of the audit and guides the development of the more detailed audit plan। देखो भाई साहब, एकदम बढ़िया, इतने से 2 लाइन में ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को इन्होंने डिफाइन कर दिया। तो भाई साहब, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है बताओ। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। 3 बातें डिसाइड करती है आपकी स्ट्रेटेजी। क्या डिसाइड करती है? पहला तो भाई स्कोप ऑफ ऑडिट डिसाइड करती है, दूसरा टाइमिंग ऑफ ऑडिट डिसाइड करती है, और तीसरा डायरेक्शन ऑफ ऑडिट डिसाइड करती है। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में आपको इन 3 बातों के बारे में डॉक्यूमेंटेशन डिस्कशन करना होता है। अब जब आप स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, इन 3 चीजों को डिसाइड करोगे तो फायदा क्या होगा, असिस्टेंस क्या मिलेगा ऑडिटर को, एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। तो इनिशियली 3 बातें हमारी डिस्कस होगी, इनिशियली 3 बातें हमारी सेट होगी। कौन सी? स्कोप ऑफ ऑडिट, टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। उसके साथ चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। तो जब आप स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन को डिसाइड करोगे तो इन 3 चीज़ों को, ये 3 चीज़ें आपको गाइड करेगी टू डेवलप द मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। यानी ऑडिट प्लान, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एंगेजमेंट पार्टनर को अगर डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाना है तो पहले उसे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को डिसाइड करना पड़ेगा, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन को समझना पड़ेगा, उनको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जब आप इन 3 पैरामीटर्स को एस्टैब्लिश कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो 3 बातें आपको गाइड करेगी टू डेवलप द मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। अब आगे, द ऑडिटर shall establish an overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of the audit and that guides the development of the audit plan। अब यहां पर क्या कहा गया देखो, the auditor shall, भाई साहब ऑडिटर शैल यानी क्या कहा गया, ऑडिटर को ये करना चाहिए, यानी आपका जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होगा यहाँ पर रिलेवेंट वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए। प्लानिंग, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो आपका ऐसे है वो ऐसे यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दैट मीन्स आपको मैंडेटरीली ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, यानी एक ऑडिटर भाई साहब को क्या करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करो। क्या एस्टैब्लिश करो? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, जिसमें स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन बताया जाएगा ऑडिट का, एंड ये तीनों बातें मिलके फिर आपको मदद करेगी टू डेवलप द डिटेल्ड ऑडिट प्लान। यानी जो बात यहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी की, यहाँ पर ऑडिटर के लिए इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 आपकी डेफिनेशन हो गई। पॉइंट नंबर 2 ड्यूटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन, subject to the completion of the auditor's risk assessment procedure, such matters as। अब देखो, जब भी एक ऑडिटर एस्टैब्लिश करता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी तो उसे क्या मदद मिलती है, उसे क्या वैल्यू एडिशन मिलती है। तो भाई साहब एक ऑडिटर को मदद मिलती है टू डिटरमाइन मैटर्स सच एज, इस यहां तक पढ़ना है आपको, फिर डायरेक्टली यहां पर आ जाना है। ये आपका एक स्पेसिफिक ब्रेकअप है इस सेंटेंस को पढ़ने का। आप लोग क्या पढ़ोगे, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन मैटर्स सच एज। कौन से मैटर्स को डिटरमाइन करने में आपको मदद मिलती है, तो भाई साहब ये 4 मैटर्स जो यहां पर बताए गए हैं, ये मैटर्स को डिसाइड करने के लिए आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी मदद करती है। कौन से मैटर्स है वो देखो,
पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है ये? द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज सच एज द यूज ऑफ अप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स फॉर हाई रिस्क एरियाज और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर्स। तो यहां पर देखो, जब एक ऑडिटर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाता है तो सबसे पहला मुद्दा उसके सामने आता है, भाई साहब कितने रिसोर्सेस मुझे लगने वाले हैं कौन से ऑडिट एरिया में, यानी मुझे एक्सपीरियंस टीम मेंबर कहाँ पे लगने वाले हैं, मुझे हाई रिस्क एरिया में एक्सपीरियंस टीम मेंबर लग सकते हैं। उसी के साथ जो चीज़ें मेरे यानी ऑडिटर के या उसके एंगेजमेंट टीम के कॉम्पिटेंस की बाहर की बातें होती है, वहां पर हमें एक्सटर्नल एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा टू डिसाइड ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर्स। तो जब भी एक ऑडिटर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करता है, सबसे पहला फायदा उसे यह मिलता है कि भाई साहब ऑडिट करने के लिए कौन से रिसोर्सेस लगने वाले, ये बातें उसको पता चल जाती है। उन रिसोर्सेस को वो अरेंज कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है टू डिप्लॉय इन स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। तो पहला मुद्दा तो आपका रिसोर्सेस आप सॉर्ट आउट कर लोगे। दूसरा मुद्दा आपके सामने क्या आता है? द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस to allocate to specific audit areas such as the number of team members assigned to observe inventory count at the material locations, the extent of review of auditors work in the case of group audits, or the audit budget in hours to allocate to high risk areas। अब यहाँ पर आपको कौन से रिसोर्सेस, वॉट टाइप ऑफ रिसोर्सेस, यहां पर आपको टाइप ऑफ रिसोर्सेस पता चल गए। अब यहां पर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस भी पता चल जाएंगे, यानी कितना क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस आपको लगेगा। यहां पर आपको क्वांटिटी यानी वॉल्यूम पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में क्वांटिटी पता चल जाएगी आपको, कितने रिसोर्सेस लगने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 में टाइप ऑफ रिसोर्सेस पता चल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस पता चल जाएगी। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, ये आपका टाइटल हो गया। ठीक है, पहले पॉइंट का टाइटल आपका ये हो गया, द रिसोर्सेस टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक एरियाज एंड द अमाउंट ऑफ, यहाँ पर द रिसोर्सेस यानी कौन से प्रकार के रिसोर्सेस, एंड यहाँ पर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस यानी कितनी क्वांटिटी लगेगी। दो पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट क्या पता चलेगा, अमाउंट वाला, सच एज नंबर ऑफ टीम मेंबर्स असाइंड टू ऑब्जर्व इन्वेंट्री काउंट, यानी अगर आप स्टॉक ऑडिट करने वाले हो, स्टॉक चेकिंग करने वाले हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री काउंट करने वाले हो, तो कितने टीम मेंबर लगेंगे, कितने सीनियर मेंबर लगेंगे, कितने आर्टिकल असिस्टेंट लगेंगे, ये सारी बातें। तो ये हो गया आपका पहला, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स वाला आपका पहला मुद्दा हो गया। ठीक है, यहां पर पॉइंट नंबर 1 आपका नंबर ऑफ टीम मेंबर्स हो गया। दूसरा आपको क्या पता चलेगा, द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट्स। अगर आपकी एंटिटी एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो हो सकता है कि आपके साथ आप एक मेन ऑडिटर हो और आपके अलग अलग ब्रांचेस का ऑडिट करने के लिए या सब्सिडरीज को ऑडिट करने के लिए अदर ऑडिटर्स को हायर किया गया है, आप सेंट्रल ऑडिटर हो, ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या पता चलेगा, दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है, एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 आपका क्या हो गया, आपको कौन से ऑडिटर के काम का रिव्यू करना पड़ेगा। और तीसरा एग्जाम्पल आपके लिए क्या हो गया, द ऑडिट बजट इन आवर्स टू एलोकेट टू हाई रिस्क एरियाज, यानी कितना काम कितने एरिया में आपको करना है, यानी बजट आवर्स यानी कितने मैन आवर्स, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, कितना समय कौन से एलिमेंट को आपको देना है। तो यहां पर आपको क्या पता चल गया दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 में क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स आपको पता चल गया, रिव्यू का काम आपको करना पड़ेगा, तो वो कैसे होगा वो आपको पता चल गया, दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, ऑडिट का बजट इन मैन आवर्स, कितने लोगों को कितने दिन के लिए कितने समय के लिए वहां पर काम करने के लिए लगाना पड़ेगा। ये 3 बातें आपको यहां से पता चल गई। तीसरा, जब एक ऑडिटर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करता है, तो तीसरी बात उसको क्या पता चलती है, व्हेन दीज रिसोर्सेस आर टू बी डिप्लॉयड सच एज whether at an interim audit stage or at key cutoff dates, when
सबसे मेन आपका सवाल जो होता है कि भाई साहब टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेस, कब कौन सा रिसोर्स कहाँ पे यूटिलाइज करना है, इसका डिसीजन मेकिंग भी आपको पता चल जाएगा। व्हेन दिस रिसोर्सेस आर टू बी डिप्लॉयड, तो ये आपका पहला टाइटल हो गया। सच एज whether at an interim audit stage or at key cut off dates, कट ऑफ डेट्स यानी ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, या फिर क्वार्टर एंड, या फिर 6 मंथली, किस तरीके के आप कट ऑफ डेट सेट करते हो। एंड इंटरिम ऑडिट स्टेज यानी ऑडिट के शुरुआत में डिप्लॉय करने हैं, ड्यूरिंग द ऑडिट डिप्लॉय करने हैं, एट द एंड ऑफ ऑडिट डिप्लॉय करने हैं, या इंटरिम यानी बीच में कहीं पे आपको इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं। यानी रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, टाइप ऑफ रिसोर्सेज यानी डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये दोनों जब बात है आपकी हो जाएगी, फिर आप डिसाइड करोगे टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज, कौन से समय में कौन सा रिसोर्स कहाँ पे यूटिलाइज करना है ताकि हम अपने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाए। चौथा पॉइंट, ऑडिटर को क्या पता चलेगा, जब भी एक ऑडिटर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करता है तो उसे चौथा पॉइंट क्या पता चलता है, हाउ मच रिसोर्सेस आर मैनेज्ड, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड, सच एज when team briefing and debriefing meetings are expected to be held, how engagement partner and manager reviews are expected to take place, for example on site or off site, and whether to complete engagement quality control reviews। तो एज एन ऑडिटर आपको 3 मुद्दों के बारे, रिसोर्सेस के बारे में आपको क्या बातें पता चलेगी। हाउ सच रिसोर्सेस यानी जितने भी रिसोर्सेस की हमने यहां पर बात की है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, टाइम रिसोर्सेस, ये सारे रिसोर्सेस को आप एक ऑडिट के दौरान किस तरीके से मैनेज करोगे, किस तरीके से उनको डायरेक्ट करोगे, यानी उनको कहाँ पे भेजोगे काम करने के लिए, उनको काम सुपरवाइज किस तरीके से करोगे, ये सारी बातें आपकी स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व की जाती है। यानी जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी होती है उसमें इन चीज़ों का मेंशन किया जाता है कि रिसोर्सेस को मैनेज कैसे करना है, उनको डायरेक्ट कैसे करना है, एंड उनको सुपरवाइज कैसे करना है। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिए हमें, रिसोर्स मैनेजमेंट के एग्जाम्पल क्या है, सच एज व्हेन, पॉइंट एग्जाम्पल नंबर 1, व्हेन टीम ब्रीफिंग, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या आपका, व्हेन टीम ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मीटिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड, यानी टीम को पहले समझाना पड़ेगा ना, ब्रीफिंग देना पड़ेगा, क्या काम किया, क्या काम करना है इसका पहले बताना। डीब्रीफिंग मतलब उनसे फीडबैक लेंगे फिर आगे का प्लान करेंगे, यानी ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग काम होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका, हाउ एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैनेजर, यानी 2 इंपॉर्टेंट बंदे, आपका एंगेजमेंट पार्टनर एंड आपका मैनेजर, जो भी टीम काम करती है, आपके काम का रिव्यू कब किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, क्या रिव्यू ऑन साइट होगा या ऑफ साइट होगा। और तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है आपका, मैनेजमेंट डायरेक्शन एंड सुपरविजन का। तो मित्रों तीसरा एग्जाम्पल आपका है ये, वेदर टू कंप्लीट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज और नॉट। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है जो आपको एसक्यूसी में करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी हम ऑडिट को प्लान करते हैं, उस प्लानिंग में सबसे पहले हम करते हैं एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या समझा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग हमें समझ में आ गया भाई साहब, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि ऑडिटर को स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, इन 3 चीज़ों के बारे में अपनी स्ट्रेटेजी में मेंशन करना पड़ता है। जब ऑडिटर स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट को डिसाइड कर लेता है, फिर उसको डिटेल ऑडिट प्लान बनाने में मदद मिलती है। अब स्ट्रेटेजी में जो आपकी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी होती है, उनमें इन 4 मुद्दों के बारे में आपको डिस्कशन करना होता है। कौन से मुद्दे होते हैं वो, कितने रिसोर्सेस आपको लगेंगे, कौन से टाइप ऑफ रिसोर्सेस लगेंगे, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस कितनी लगेगी। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आपका होता है टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेस, टाइमिंग, कौन से समय में कौन सा रिसोर्स कौन से ऑडिट एरिया में यूज करना है। और चौथा पॉइंट आपका होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 बातें आपको रिसोर्सेस के बारे में, टाइप ऑफ रिसोर्सेस, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस, टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ये चारों बातें आपको अपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करनी पड़ती है। इन चारों मुद्दों को डिस्कशन करने के बाद आपको अच्छा खासा असिस्टेंस मिलेगा टू डेवलप डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ठीक है,
अब ये जो चार बातें हमने ऊपर डिस्कस की, इनके अलावा भी और कुछ फैक्टर्स है जो एक ऑडिटर को ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप किसी एंटिटी का ऑडिट करने जा रहे हो एज एन ऑडिटर, तो आपको सर्टन फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त। Factors to be taken into consideration by the auditor for establishing audit strategy। अब वो कौन से फैक्टर्स है? तो भाई साहब, the auditor shall take following factors into consideration while एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द ऑडिटर शैल, यानी ये फिर से ऐसे वाली बात हो गई। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की लैंग्वेज अभी यहाँ पर शुरू होने वाली है, लेकिन हमारे स्टडी मटेरियल में ये बताया नहीं गया कि ये कौन सा स्टैंडर्ड है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे? तो जो हमारा प्लानिंग वाला स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो रेंज का कोई ना कोई स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जो स्टैंडर्ड होगा या उसकी जो रेंज होगी, वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपको यहाँ पर अप्लाई होगा। और इस टेक्स्ट को अगर आप अपने स्टैंडर्ड में ढूंढोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो स्टैंडर्ड्स में प्रॉपर पैराग्राफ के फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन हमारे स्टडी मटेरियल में स्पेसिफिकली इस टॉपिक में कोई मेंशन नहीं किया है, तो हम उसकी चिंता नहीं करेंगे। एग्जाम में भी हम हमारे स्टडी मटेरियल में जिस तरीके से आंसर्स लिखे, जिस तरीके से टॉपिक्स को प्रेजेंट किया है, अगर ऐसे का नाम दिया है तो ऐसे का नाम मेंशन करेंगे आंसर में। अगर एसए का नाम मेंशन नहीं किया है, स्टैंडर्ड्स का नाम मेंशन नहीं किया, तो हम भी स्टैंडर्ड्स का नाम अपने आंसर्स में मेंशन नहीं करेंगे। इट इज बेसिक लॉजिक। तो ऑडिटर शैल, यानी ऑडिटर को इन चीजों के साथ कंप्लाई करना चाहिए, इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। सबसे पहले ऑडिटर को क्या ध्यान में रखना चाहिए? आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप, यानी स्कोप ऑफ ऑडिट को सबसे पहले आपको एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग टर्म्स में। उसमें आपको क्या करना होता है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिटर टू आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये हो गई। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। क्यों? ओनली अ वेल आइडेंटिफाइड स्कोप कैन लीड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउंड ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो ऑडिटर साहब के लिए स्कोप ऑफ एंगेजमेंट को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि भाई साहब, जब आप अपने स्कोप ऑफ एंगेजमेंट को आइडेंटिफाई करोगे, एस्टैब्लिश करोगे, तभी जाकर आप अपनी साउंड ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश कर पाओगे। देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट डिफाइनिंग इट्स स्कोप। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर, तो अभी जो आपका स्कोप ऑफ एंगेजमेंट होता है, उनको ये सारी बातें डिफाइन कर सकती है। सबसे पहला, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी। तो भाई साहब, आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, पहले तो उसका लीगल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये देख लो। सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, एलएलसी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एनजीओ है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, किस टेलीकॉम कंपनी है, कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है, उस इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है, उस रेगुलेटर ने कोई, पार्लियामेंट ने कोई स्पेसिफिक लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं क्या, या फिर उस रेगुलेटर ने कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया है क्या, उनको कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, उनसे उन्हें कौन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, उनको और कौन से लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं। तो इन सारी चीजों का मिला के आपका तैयार होता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है दोस्तों, इन सारी बातों को जब आप ध्यान में रखोगे, तब जाके आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार होगा। दूसरा पॉइंट आपको एज एन ऑडिटर क्या ध्यान में रखना है? नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स, आपकी एंटिटी कौन से इंडस्ट्री में काम करती है, एग्रो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, प्लस आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी सिंगल स्टैंड अलोन एंटिटी है या किसी ग्रुप का हिस्सा है, या आपके एंटिटी के अंडर कोई सब्सिडरी कंपनीज है, कोई सिस्टर कंसर्न्स है, किस तरीके का आपका स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के आपको, आप किस बिजनेस सेगमेंट का ऑडिट करने वाले हो, और उस बिजनेस सेगमेंट के ऑडिट करने के लिए क्या आपको किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ने वाली है क्या। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में किसी एयरलाइन का ऑडिट करोगे, तो एयरलाइन इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो एक ऑडिटर के कॉम्पिटेंस के बाहर होती है। तो ऐसे केसेस में उसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ेगी।
फिर उसको एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा इन रिलेटेड फील्ड, उनसे कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, ये सारी बातें। तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री रेगुलेटर, यानी टेलीकॉम इंडस्ट्री है तो TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देखना पड़ेगा। अगर आपकी बैंकिंग कंपनी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गई। अगर आपकी पेट्रोलियम कंपनी है तो जो हमारा ऑयल रेगुलेटर है इंडिया का, वो आपको करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है तो IRDAI ये रेगुलेटर हो गया, तो वो रेगुलेटर बताएगा कि इस इंडस्ट्री में किस तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट होगा, किस तरीके से अकाउंटिंग होगी, ट्रांजैक्शन को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, ये सारी बातें गाइडेंस वो प्रोवाइड करते हैं। तो एज एन ऑडिटर तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री रेगुलेटर्स, यानी अगर आप किसी बैंकिंग एंटिटी का ऑडिट करते हो तो आरबीआई के गाइडलाइंस, आरबीआई के रूल्स लॉज एंड रेगुलेशंस और आरबीआई ने जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बताई है किसी भी बैंकिंग एंटिटी के लिए, एज एन ऑडिटर आपको वो पता होनी चाहिए। जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप ऑडिट क्या करोगे, चेक कैसे करोगे ट्रू एंड फेयर नेचर है या नहीं है ना। तो भाई साहब इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। फिर चौथी बात आप क्या ध्यान में रखोगे, ऊपर जाना यार, ऐसा क्यों कर रहा, अरे भैया ऐसा मत करो। हाँ ये लो आ गए। चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। तो हो सकता है प्रीवियस ऑडिट यानी आपने ही अगर इस एंटिटी का अगर पिछले साल भी ऑडिट किया है तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो क्या पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो ऑडिट है उसमें आप लोगों ने एज एन ऑडिटर जो ऑडिट एविडेंस गैदर किए थे, क्या वही सेम ऑडिट एविडेंस करंट ईयर में भी एप्लीकेबल है या नहीं है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसे कहा जाता है एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। ठीक है दोस्तों, तो एज एन ऑडिटर सबसे पहला फैक्टर जो होता है आपको जो कंसीडर करना पड़ेगा व्हाइल एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, वो होता है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। तो ये 4 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स है और इस पैराग्राफ में बताई गई कुछ बातें हैं, ये डिसाइड करती है कि भाई साहब आपके एंगेजमेंट का स्कोप क्या होगा। दूसरा फैक्टर एज एन ऑडिटर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करते समय कौन सा दूसरा फैक्टर हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो वो है आपका पॉइंट नंबर बी, असर्टन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, यानी रिपोर्ट किस तरीके की चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, एश्योरेंस रिपोर्ट चाहिए, रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, स्पेसिफिक रिपोर्ट चाहिए, या ओवरऑल जो हमारा रेगुलर क्लासिक ऑडिट होता है वैसी रिपोर्ट चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर, असर्टन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपको कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑडिटर है, आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट है, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट है, बाकी और जो भी आपका कंप्लायंस रिपोर्ट होगा, किस तरीके का आपका रिपोर्टिंग करना है, उसे कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव या फिर असर्टनमेंट ऑफ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। कौन से फॉर्मेट में आपको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। असर्टन the reporting objectives of the engagement to plan the timing of the audit and the nature of the communication required। nature of communication यानी किस तरीके का रिटर्न फॉर्मेट चाहिए, कि आप वर्बली दे सकते हो, डिजिटली दे सकते हो, किस तरीके का कम्युनिकेशन चाहिए। तो इन जनरल तो रिटर्न कम्युनिकेशन ही होता है, तो वही हम कंसिडर करेंगे। असर्टन द असर्टनिंग ऑफ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट हेल्प्स द ऑडिटर टू प्लान टाइमिंग ऑफ डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑल्सो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो भाई साहब जब आप रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को असर्टन करते हो तो ऑडिटर साहब को क्या मदद मिलती है, ऑडिटर साहब को किस बारे में मदद हो जाती है, तो भाई साहब एक ऑडिटर को अपने ऑडिट का टाइमिंग प्लान करने के लिए, यानी जो ऑडिट प्रोसीजर्स होती है उसका टाइमिंग प्लान करने में मदद मिलती है, और उसी के साथ साथ नेचर ऑफ कम्युनिकेशन यानी रिपोर्टिंग किस तरीके का करना है, ये 2 बातों के बारे में आपको मदद हो जाती है जब आप रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को असर्टन करते हो। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को जब कोई व्यक्ति असर्टन करता है तो सबसे पहला फायदा उसका ये होता है प्लान टाइमिंग, ठीक है,
प्लान टाइमिंग ऑफ डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स, इसमें मदद मिलती है। और दूसरा बात आपको मदद मिल जाती है भाई साहब आपकी ये वाले मुद्दे में, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा वो डिटरमाइन करने में आपको मदद मिल जाती है। सम ऑफ द इंस्टेंसेस आर गिवन अंडर द एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, यानी जो अब ये एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग मतलब क्या, जैसे हमारा एक कैलेंडर होता है साल का, उसमें टैक्स कैलेंडर होता है, इनकम टैक्स का कैलेंडर होता है कि भाई साहब टीडीएस के कंप्लायंस कब करने, फॉर्म 16 के कंप्लायंसेस कब करने, आईटीआर का कंप्लायंस कब करना है, टैक्स ऑडिट का कंप्लायंस कब करना है। उसी के साथ जीएसटी का कैलेंडर होता है, जीएसटी के मंथली रिटर्न है, क्वार्टरली रिटर्न है, 6 मंथली रिटर्न है, फिर आपका एनुअल रिटर्न है, कौन से चालान कौन से डेट के पहले भरने हैं, कब आपका बिल्कुल वो सब चालान की लास्ट डेट क्या है, टैक्स पेमेंट की लास्ट डेट क्या है, एडवांस पेमेंट की लास्ट डेट क्या है ना, टीसीएस, टीडीएस, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सारी बातें। उसी के साथ साथ आपको अगर कोई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, पीएफ हो गया, ग्रेच्युटी हो गई, अलग अलग चीज़ें, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, तो इनका पूरा गवर्नमेंट के स्पेसिफिक डेट्स होते हैं, उन डेट्स में उन मंथ में रिपोर्टिंग आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑडिटर को ये कहा गया है कि भाई साहब एंटिटी का जो रिपोर्टिंग टाइम टेबल है, यानी एक एंटिटी को पूरे साल भर में कितने कंप्लायंसेस करने हैं, वो कौन से डेट पे करने, पहले तो वो आइडेंटिफाई कर लो। दूसरा बात, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स टू डिस्कस नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क विथ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जिस एंटिटी का आप ऑडिट करने वाले हो उसकी मैनेजमेंट के साथ या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ आपको मीटिंग्स करनी पड़ेगी। उस मीटिंग्स में आप क्या डिस्कस करोगे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क। क्यों ये नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क आप क्यों डिस्कस करोगे एंटिटी के साथ, ताकि जो आपका ऑडिट का काम है वो एकदम स्मूथली हो सके। अब ये जो मैनेजमेंट है ये ऑडिटर साहब को मदद करेगी कि भाई साहब जब उनके एम्प्लॉयज अवेलेबल रहेंगे, उनको कौन सा डेटा प्रोवाइड करना है, उनको फिजिकल एक्सेस देना है, उनको डिजिटल एक्सेस देना है, उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना है। तो ये जो मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी होती है इसे भी अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना होता है टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। इसीलिए आपको ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होती है उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, discussion with management regarding the expected type and timing of reports to be issued including auditors report। सबसे मेन बात तो हमारी ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, लेकिन ऑडिटर को इसकी बात ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, यानी ऑडिट रिपोर्ट के अलावा और कौन सी रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी है उसके बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देन discussion with management regarding the expected communications on the status of audit work throughout the engagement। तो ऑडिट का काम कहाँ तक पहुँचा है, कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, उसका डिस्कशन, उसका अपडेट आपको मैनेजमेंट को देते रहना पड़ेगा रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। यानी पूरे के पूरे काम के दौरान आपको मैनेजमेंट को अपडेट्स देने पड़ेंगे कि आज एसेट का काम हो गया, फिक्स्ड एसेट का काम हो गया, टेंजिबल एसेट का हो गया, कल लाइबिलिटी का होने वाला है, फिर लाइबिलिटी का काम हो गया, इनका, ये सारा अपडेट आपको मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन के लूप में रखना पड़ेगा। देन चौथा पॉइंट आपका क्या आता है, कितवा पॉइंट हो गया अपना ये, 1 2 3 4, हाँ 5वां पॉइंट है अभी ये, एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग नेचर एंड टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग्स एंड टाइमिंग ऑफ रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपकी ऑडिट की टीम होती है, जो एंगेजमेंट टीम होती है, उनको भी उनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके रखना पड़ेगा। द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ कैसे बात करेंगे, वीडियो कॉल पे बात करेंगे, टेक्स्ट पे बात करेंगे, ईमेल पे बात करेंगे, या फिर डायरेक्टली कॉल करेंगे, कॉल रिकॉर्डिंग सबकी होनी चाहिए। तो किस तरीके से आप काम करोगे। देन इंक्लूडिंग नेचर एंड टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग्स, टाइमिंग ऑफ रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म। तो जो एंगेजमेंट टीम होती है उन्होंने जो वर्क परफॉर्म कर लिया है उस वर्क का रिव्यू भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप किस तरीके से मैनेज करोगे वो सारी बातें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी व्हाइल असर्टनिंग द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, फिर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को जब आप एस्टैब्लिश करते हो उसमें तीसरा फैक्टर आपको कंसिडर करना चाहिए एज एन ऑडिटर। वो तीसरा फैक्टर कौन सा होता है, Consider the factors that in auditor's professional judgment are significant in directing engagement team's effort। यानी एज एन ऑडिटर आपका एक प्रोफेशनल जजमेंट होता है
जो प्रोफेशनल जजमेंट आपका बनता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग से, प्रोफेशनल जो आपका एकेडमिक नॉलेज है, फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, फिर आपका जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, इन सारी चीज़ों को मिला के आपका प्रोफेशनल जजमेंट बनता है। तो भाई साहब, ऑडिटर का जो प्रोफेशनल जजमेंट है, उस प्रोफेशनल जजमेंट में ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स है, वो सिग्निफिकेंट मैटर्स आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, जब एक ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से ऑडिट के दौरान कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स है, उनको जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, तब ऑडिटर क्या करता है, डायरेक्ट द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स टूवर्ड्स दोज सिग्निफिकेंट मैटर्स। यानी कहाँ पे सैंपल चेक बेसिस पे काम करना है, जहाँ पे एकदम डिटेल में काम करना है, कौन से रिस्की एरिया है, कौन से कॉम्प्लेक्स एरियाज है जहाँ पर हम सैंपल चेक नहीं कर सकते, कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स है जिन सिग्निफिकेंट मैटर्स को प्रॉपरली ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये सारी बातें एज एन ऑडिटर आपको अपने प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करके आइडेंटिफाई करनी है, और आपकी जो एंगेजमेंट टीम है उनको उस एरिया में काम पे लगाना है। The auditor needs to direct efforts of team towards matters that in his professional judgment are significant. तो ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, the auditor needs to direct efforts of engagement team towards matters that in his professional judgment are significant. ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ऑडिटर को क्या करना चाहिए, preliminary identification of material classes of transactions, account balances and disclosures help auditors establishing overall audit strategy. फिर ऑडिटर को और 3 बातें करनी चाहिए। वो 3 बातें कौन सी करनी चाहिए ऑडिटर को, सबसे पहले preliminary identification of material classes of transactions। अब जब भी आपको ये दिखेगा मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स आप असर्शन की बात करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस को आपने हाईलाइट किया, आइडेंटिफाई किया, अकाउंट बैलेंसेस को आपने आइडेंटिफाई किया, उसी के साथ आपने डिस्क्लोजर्स को आइडेंटिफाई किया। तो जब आप चैप्टर नंबर 4 आपका पढ़ोगे तो इन 3 चीज़ों को मिला के आपका असर्शंस बनता है। असर्शन के 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल हो गया आपका मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, असर्शन का दूसरा लेवल हो गया आपका अकाउंट बैलेंसेस, असर्शन का तीसरा लेवल हो गया आपका डिस्क्लोजर्स। यानी एक फाइनेंशियल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस है। तो जब हम क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो हमारे सारे P&L के ट्रांजैक्शंस इन जनरल और बैलेंस शीट के ट्रांजैक्शन उसमें कवर हो जाते हैं। जब हम अकाउंट बैलेंसेस की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली बैलेंस शीट में जितने भी बैलेंसेस है उनकी बात कर रहे हैं। और जब हम डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं तो जो शेड्यूल्स टू अकाउंट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स है, यहाँ पर जितने भी डिस्क्लोजर्स हमने दिए हैं उन डिस्क्लोजर्स की हम बात करते हैं। तो असर्शंस मतलब मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट की गई है, उस इंफॉर्मेशन को ऑडिटर 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है टू कंडक्ट एन ऑडिट। और इन 3 कैटेगरीज को या इन 3 लेवल्स को आप कहते हो असर्शंस ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो असर्शन में क्या होता है, जब आप प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन करते हो मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स का, तो इससे ऑडिटर को क्या मदद मिलती है, तो ऑडिटर साहब को ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को डेवलप करने में मदद मिलती है। मोर एनर्जीज नीड टू बी डिवोटेड टू सिग्निफिकेंट मैटर्स टू अटेन डिजायर्ड आउटकम्स। तो ये सबको पता है, जैसे हम एग्जाम की पढ़ाई करते हैं, कुछ टॉपिक्स हमारे लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ टॉपिक एवरेज टॉपिक्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे थोड़ी कम मेहनत करते हैं, और जो एवरेज टॉपिक्स होते हैं उनका बस हम अपनी आंखों के नीचे से रिवाइज करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे ऑडिट में भी काम होता है। तो भाई साहब, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है उन पर ज़्यादा ध्यान दो, जो एवरेज मैटर्स है वहाँ पर सैंपल चेक बेसिस के ऊपर आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट, फ्यू एग्जाम्पल्स आर लिस्टेड बिलो। अब ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स आपको यहां पर दिए गए सिग्निफिकेंट मैटर्स के। पहला एग्जाम्पल क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस विच मे डिटरमाइन। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस विच मे डिटरमाइन वेदर इट इज मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो आप सबसे पहले तो देखोगे कि भाई साहब
जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम क्या है। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो इन जनरल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रोबस्ट होती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस किसी भी एंटिटी को हैंडल करने होते हैं तो एफिशिएंसी के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए वो एंटिटी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर प्रॉपर रिसोर्सेज इन्वेस्ट करके एक रोबस्ट सिस्टम बनाती है। तो ऑडिटर को सबसे पहले देखना चाहिए भाई साहब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं और उनका सिग्निफिकेंस यानी वैल्यू कितनी है, कितने इंपॉर्टेंट है, वो ये सारा कैटेगराइजेशन आपको करना है। और उसके बाद में आप देखोगे कि आपकी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है यानी एंटिटी की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एफिशिएंट है या नहीं है, इसके बारे में आप डिसाइड करो। देन नेक्स्ट सिग्निफिकेंट मैटर कौन सा हो सकता है। तो पहला सिग्निफिकेंट मैटर आपका क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये आपका पहला सिग्निफिकेंट मैटर आपको चेक करना है। दूसरा सिग्निफिकेंट मैटर आपके पास क्या आ गया, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट सच एज चेंजेस इन इंडस्ट्री रेगुलेशंस एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट यानी जो भी अमेंडमेंट्स हैं, टैक्सेशन की अमेंडमेंट्स, जीएसटी की अमेंडमेंट्स, पीएफ ग्रेच्युटी या प्रोफेशनल टैक्स की अमेंडमेंट्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अमेंडमेंट्स, स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स, तो सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स के ऊपर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स में आपकी पूरी इंडस्ट्री जो है उसमें लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये भी आ गया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी आ गए आपके, और इकोनॉमिक इनोवेशंस भी आ गए, और इन सारे फैक्टर्स का हमारे ऑडिट एंड हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, significant industry developments such as changes in industry regulations and new reporting standards. Then significant changes in the financial reporting framework, तो जो भी आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा उसमें अगर कोई चेंजेस है तो उसके पास उसको उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, सच एज चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट अदर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट सच एज चेंजेस इन द लीगल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी। तो भाई साहब पॉइंट नंबर सी पूरा का पूरा आपका फोकस करता है। एज एन ऑडिटर सबसे पहले तो आप सिग्निफिकेंट मैटर्स को आइडेंटिफाई करो और ये इंश्योर करो कि सिग्निफिकेंट मैटर्स में आपकी एंगेजमेंट टीम और आपके रिसोर्सेज सबसे ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। देन जब भी आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को डेवलप करोगे तो चौथा पॉइंट आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, चौथा फैक्टर आपको कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर knowledge gained on the engagement performed by the engagement partner for the entity is relevant। तो आपको सबसे पहले क्या करते हैं भाई साहब, आपने जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म की है और जो एंटिटी का नॉलेज गेन किया है या फिर उनके लिए किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए अगर आपने कोई अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड की गई है तो आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा कि आपने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज प्लस अदर सर्विसेज प्रोवाइड करके उस एंटिटी के बारे में जो नॉलेज गेन किया है वो आपके करंट ऑडिट एंगेजमेंट में एप्लीकेबल है या नहीं है, इसको आप चेक करो। Considering results of preliminary engagement activities and knowledge gained from similar engagements goes a long way in establishing sound audit strategy। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यानी आपका प्रोफेशनल जजमेंट यहां पर बनता है। ठीक है, देन एग्जाम्पल्स आर लिस्टेड अंडर। जब आप नॉलेज गेन करते हो तो वो नॉलेज आपको किस तरीके से फायदा देता है उसके एग्जाम्पल्स है। रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट्स that involved evaluating the operating effectiveness of internal control, including the nature of identified deficiencies and action taken to address them। अब यहाँ पर सबसे पहला जो आपका एग्जाम्पल है वहाँ पर knowledge gained during previous engagements या फिर other engagements regarding internal control system। तो अगर आपने इंडस्ट्री में काम किया है और बहुत सारे ऑडिट्स किए और उन ऑडिट के दौरान आपने बहुत सारी एंटिटीज का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी चेक किया है तो ऐसे केसेस में आपको इन जनरल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कौन सी डेफिशिएंसीज होती है और इन डेफिशिएंसीज को हटाने के लिए किस तरीके के रेमेडियल एक्शंस लिए जाते हैं उसका नॉलेज आपके पास होगा। तो ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जनरल नॉलेज आपके पास है वो आपके करंट ऑडिट एंगेजमेंट में भी काम में आने वाला है। दूसरा एग्जांपल क्या है दोस्तों हमारे पास, द मैनर इन विच द ऑडिटर एम्फसाइजेस टू एंगेजमेंट टीम मेंबर्स
the need to maintain questioning mind and to exercise professional skepticism in gathering and evaluating audit evidence। तो भाई साहब सबसे मेन बात क्या होता है हमारा ऑडिट में, गैदर एंड इवेल्युएट ऑडिट एविडेंस। तो जब हम ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं तो हमारा जो ऑडिटर का माइंड है वो एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। यानी क्वेश्चनिंग माइंड मतलब क्या, कि हमें हर एक ऑडिट एविडेंस का एक सवाल पूछना है कि भाई साहब क्या ये ऑडिट सफिशिएंट है, क्या इस ऑडिट की क्वालिटी है, क्या ये ऑडिट अप्रोप्रिएट है। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी सही है या नहीं, अप्रोप्रिएट मतलब इस ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी सही है या नहीं। तो ये क्वेश्चनिंग माइंड हमारा एज एन ऑडिटर हमेशा होना चाहिए। एंड टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यानी जो आपका प्रोफेशनल जजमेंट है, जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, प्लस आपका जो क्वेश्चनिंग माइंड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के हमेशा आपको ऑडिट एविडेंस का इवेल्युएशन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग व्हाट knowledge gained during preliminary engagement activities and other similar professional engagements। इन दोनों जगह से जो हमें एंटिटी के बारे में नॉलेज मिलता है उसका यूज हमें अपने ऑडिट में करना है अगर एप्लीकेबल होता है तो। देन पांचवा फैक्टर, एज एन ऑडिटर आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए जब आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करते हो। असर्टन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। आप जो काम कर रहे हो उसके लिए कितने रिसोर्सेस लगेंगे, नेचर ऑफ रिसोर्सेस, टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेस, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस के बारे में 3 प्रकार की जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। कोई भी एंगेजमेंट अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो कितने रिसोर्सेस लगेंगे, नेचर ऑफ रिसोर्सेस, टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस टू परफॉर्म द एंगेजमेंट इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। तो भाई साहब रिसोर्सेज के बारे में आप लोग क्या क्या ध्यान में रखोगे। सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क टू टीम मेंबर्स इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले आप एंगेजमेंट टीम को सिलेक्ट करोगे बेस्ड ऑन देयर कॉम्पिटेंस, एक्सपीरियंस। दूसरा क्या करोगे, टीम को काम असाइन करोगे। ठीक है, देन एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स में बी असाइंड इन एरियाज वेयर देयर इज हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो भाई साहब एक्सपीरियंस टीम को आप कहां पे काम दोगे, रिस्की एरिया में काम दोगे। सिमिलरली एंगेजमेंट बजटिंग एंड डिवोशन ऑफ मोर टाइम टू एरियाज ऑफ हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर टू बी केप्ट इन माइंड। यानी सिग्निफिकेंट मैटर्स को आप ध्यान में रखोगे। एंगेजमेंट बजटिंग यानी जो रिसोर्सेस है उनको आप डिप्लॉय कहां पे करोगे, सबसे ज्यादा समय कहां पे लगेगा आपको, हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी जहां पर फ्रॉड या एरर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ऐसे एरियाज में आप सबसे ज्यादा समय अपने ऑडिट का व्यतीत करोगे ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो ये 5 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं दोस्तों जो आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करते समय ध्यान में रखने चाहिए। कौन से 5 फैक्टर्स है वो, आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट एंड डिफाइन इट्स स्कोप। दूसरा फैक्टर, असर्टन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। तीसरा फैक्टर्स, कंसिडर द फैक्टर्स दैट द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट are significant in directing the engagement team's effort. चौथा फैक्टर, consider the results of preliminary engagement activities and where applicable whether knowledge gained on other engagement performed by the engagement partner for the entity is relevant. and पांचवा फैक्टर आप ध्यान में रखोगे, ascertain the nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement। तो जब भी आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनिशियली आप डिसाइड करोगे स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। फिर आप डिसाइड करोगे रिसोर्सेस का टाइप, रिसोर्सेस की क्वांटिटी, रिसोर्सेस का टाइमिंग एंड रिसोर्सेस को मैनेज कैसे करना है। उसके बाद इन 4 बातों के अलावा, रिसोर्सेस से जुड़ी हुई इन 4 बातों के अलावा आप ये 5 फैक्टर्स को भी कंसिडर करोगे टू एस्टैब्लिश योर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। यहां पर हमारा ये वाला टॉपिक जो है रिगार्डिंग प्लानिंग एक्टिविटी का पॉइंट नंबर ए होता है कंप्लीट। यहां पर आपको एक रिविजनरी डायग्राम दी है, वो क्या करना है वो देख लो। इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी द ऑडिटर शैल, यानी ऑडिटर को ये बातें परफॉर्म करनी पड़ेगी। पहला स्टेप क्या होगा आपका,
आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट। दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, असर्टन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट। तीसरा स्टेप क्या होगा आपका, कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। चौथा फैक्टर क्या होगा आपका, कंसिडर रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। पांचवा टास्क क्या होगा एज एन ऑडिटर, असर्टन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर द एंगेजमेंट। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए इन 5 फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपका एक इलिस्ट्रेशन है, उसका सॉल्यूशन भी दिया है, ये आपकी जिम्मेदारी है टू रीड दैट इलिस्ट्रेशन एंड द सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको पॉइंट नंबर बी पे लेके आता हूं। पॉइंट नंबर बी मतलब क्या, जो हमारा ये प्लानिंग वाला फेज है, प्लानिंग एक्टिविटीज में हमने पॉइंट नंबर ए एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, इसको तो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट नंबर बी को, दैट इज डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। स्ट्रेटेजी बना ली, अब हम क्या करेंगे, डिटेल ऑडिट प्लान बनाएंगे। तो आ जाओ डिटेल ऑडिट प्लान के बारे में रिवीजन शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। Once the overall audit strategy has been established, an audit plan can be developed to address various matters identified in the overall audit strategy। तो स्ट्रैटेजी के दौरान रिसोर्सेज, टाइमिंग, एक्सटेंड, स्कोप के बारे में हमने जो जो ब्रॉड पॉइंट्स डिस्कस किए थे, अब उनको डिटेल में हम प्लानिंग बनाएंगे कि इनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। Once the overall audit strategy has been established, an audit plan can be developed to address the various matters identified in the overall audit strategy, taking into account the need to achieve the audit objectives through the efficient use of the auditor's resources। तो मेन क्या होता है भाई साहब, अचीव ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ऑडिट ऑब्जेक्टिव हम अचीव कैसे कर पाएंगे, जब हम हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उनका एफिशिएंट यूज करेंगे, तब हम अपने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एंटिटी का इनिशियल अंडरस्टैंडिंग आपको हासिल करना पड़ेगा। In fact, without adequate knowledge of client's business, a proper audit is not possible। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया आपके लिए कि भाई साहब अगर आपके पास क्लाइंट का नॉलेज ही नहीं है तो आप ऑडिट कैसे करोगे। आपको उनका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन उनका रेगुलेटर है, उसने क्या क्या लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के लेके वो आपको पते होने चाहिए। देन गेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस इज देयरफॉर वन ऑफ द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट्स टू डेवलप ऑडिट प्लान। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपका ऐसे 300 का चीज मेंशन किया है, तो जब भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे ऐसे 300 का नाम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे 300 का नाम, नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो भाई साहब ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, देखो, ऐसे 300 स्टेट्स दैट द ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट शैल इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ, यानी ऐसे 300 अब ये बता रहा है कि भाई साहब ऑडिटर जब ऑडिट प्लान बनाएगा तो उसमें कौन सी बातों को इंक्लूड करना पड़ेगा, कौन सी बातों का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अब जहां पर भी हमारा एसए आ जाता है, एसए अगर हमें स्पेसिफिकली बताता है कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए, दैट मीन्स स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमें मैंडेटरीली फॉलो करना होता है और एक ऑडिटर को मैंडेटरीली अपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के वक्त जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए उन सारे पॉइंट्स को ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में मेंशन यानी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्योंकि वो एसए में बताई गई है। ऐसे 300 states that the auditor shall develop an audit plan that shall include description of, कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन है। तो इन 3 मुद्दों के बारे में आपकी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। एज एन ऑडिटर आप कौन सी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को परफॉर्म करने वाले हो, उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट आपकी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में मेंशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स
एट असर्शन लेवल। तो जो आपकी असर्शन लेवल होती है उसमें 3 लेवल्स होते हैं, एक क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसके बाद में अकाउंट बैलेंसेस एंड उसके बाद में डिस्क्लोजर्स। तो जब आप इन असर्शंस के बारे में चेकिंग करोगे तो भाई साहब आप कौन सी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने वाले हो, उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट आपकी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में मेंशन होना चाहिए। तीसरा बात, आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या मेंशन होना चाहिए, other planned audit procedures that are required to be carried out so that engagement complies with the standards on auditing। तो आपकी जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है, मोटा मोटी देखो क्या क्या होता है यहाँ पर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, कौन से प्रकार की ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे, तो सबसे पहली कैटेगरी आ गई आपकी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट होना चाहिए। अब ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में होने वाली है। दूसरे मुद्दे में वो लोग क्या कहते हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लैंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी दूसरे प्रकार की ऑडिट प्रोसीजर कौन सी हो गई आपकी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एट असर्शन लेवल। तो पहला वाला जो मुद्दा है ये आपका ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे आ गया। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल यानी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट, डिस्क्लोजर्स, उसके बाद में आपके कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सारी चीजें आ गई। तो आपको रिस्क असेसमेंट जो करना है वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपका क्या रिस्क असेसमेंट है एंड स्पेसिफिक असर्शन लेवल में किसी स्पेसिफिक असर्शन के लिए आपका क्या रिस्क असेसमेंट है, उसके लिए आपने कौन सी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया है, ये सारी बातें आपको प्रॉपरली मेंशन करनी पड़ेगी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। तो दोनों रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से उसमें फर्क है, एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है, एक असर्शन लेवल के लिए है। तीसरी ऑडिट प्रोसीजर आप क्या करोगे परफॉर्म, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब यहां पर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लस फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, इनके अलावा अगर कोई ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म करते हो तो भाई साहब उनका भी डिस्क्रिप्शन आपके ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में होना चाहिए, ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ आपने कंप्लाई किया है। देन द ऑडिटर प्लान्स what type of audit procedures are to be performed, their timing and how much work should be done taking into account sample size। यानी आप डिसाइड करते हो कि ट्रांजैक्शन में कितने उनके, एक अगर एसेट की बात करते हो तो कितने ट्रांजैक्शन है, सेल्स की बात करते हो तो कितने ट्रांजैक्शन है, वॉल्यूम कितना है, क्या किस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन है, इन सारी बातों को कंसिडर करके आप ये डिसाइड करते हो हाउ मच वर्क शुड बी डन टेकिंग इनटू अकाउंट सैंपल साइज। उसके बाद में the audit plan is more detailed than the overall audit strategy that includes nature, timing and extent of audit procedures to be performed by the engagement team members। यहाँ पर इन्होंने बता दिया ऑडिट प्लान का नेचर कैसे होता है। तो ऑडिट प्लान का नेचर क्या होता है, इट इज मोर डिटेल्ड देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में आप एक ब्रॉड डायरेक्शन देते हो, प्लान में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि भाई साहब क्या क्या चीज़ें आप परफॉर्म करोगे, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करोगे, कौन से टीम मेंबर को कौन सा काम आपने डेलीगेट किया, ये बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ होता है। उसके बाद प्लानिंग फॉर दीज ऑडिट प्रोसीजर्स टेक्स प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट एज द ऑडिट प्लान फॉर द एंगेजमेंट डेवलप्स। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्म करना है। देन फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग of the auditor's risk assessment procedures occurs early in the audit process। तो जब भी आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, यानी ये पहला वाला जो हमने मुद्दा यहाँ पर बोला है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का जो हम काम करते हैं वो ऑडिट प्लानिंग में एकदम इनिशियल स्टेजेस में हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स occurs early in the audit process। However, planning the nature, timing and extent of specific further audit procedures depends on the outcome of those risk assessment procedures। यानी जब आप पहले नंबर की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिस्क असेसमेंट करते हो, उसके बाद में आप डिसाइड करते हो कि असर्शन लेवल पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कौन सी हमें फॉलो करनी है, ठीक है। फिर however, planning the nature, timing and extent of specific further audit procedures depends on the outcome of those risk assessment procedures। In addition, the auditor
may begin the execution of further audit procedures for some classes of transactions, account balances and disclosures before planning all remaining further audit procedures। तो ये जनरल बातें बताएगी कि भाई साहब आप प्लान करते करते भी अपने काम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकते हो, और जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग को आप इवॉल्व करते चले जाइए। तो मैं यहाँ पर बस एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी आपको ये दिखेगा क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स, तो ये इनको आप कलेक्टिवली पढ़ना हमेशा। जब भी आप ऑडिट की पढ़ाई करोगे इसको आपको कलेक्टिवली पढ़ना है। तीन बातें हैं। कौन सी तीन बातें? पहला है क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, दूसरा है अकाउंट बैलेंसेस और तीसरा है डिस्क्लोजर्स। ये आपकी असर्शंस की लेवल्स होती है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असर्शंस होते हैं उनमें तीन लेवल होती है। तो पहली लेवल है आपकी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, दूसरा है अकाउंट बैलेंसेस एंड तीसरा है डिस्क्लोजर्स। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आ गया आपका एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, उसकी डायग्राम। तो आपका होता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और प्लानिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग एक्टिविटीज में आपकी दो बातें होती है, एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डेवलपिंग ऑडिट प्लान। तो ये सारी चीजें हमने पूरा का पूरा आपका रिवाइज कर लिया है। फिर आपके आते हैं दोस्तों टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2। यहां पर आपको सवाल पढ़ना है, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द चैप्टर जहां पर आपके आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं वहां आंसर्स में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के आंसर्स भी दिए गए हैं। तो आपके जो बुक में आंसर्स क्वेश्चन दिए गए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 2 3 4, यहाँ पे आपको उनके आंसर्स या हिंट, आप इनको हिंट भी कह सकते हो या फिर डायरेक्ट आंसर भी कह सकते हो। इस आंसर से अच्छा आंसर अगर आप ड्राफ्ट कर पाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये आंसर तो आपको कम से कम लिख के आना है एग्जाम में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? आपकी है। मेरी जिम्मेदारी क्या थी? टेस्ट हम इस अल्टीमेट रिवीजन बैच में कंप्लीट जो कोर टॉपिक्स है आपके, जो टेक्स्ट है उसका कंप्लीट रिवीजन। तो यहां पर दोस्तों ये वीडियो होता है समाप्त, जहां पर हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, इसको भी आप क्या करोगे? स्टार मार्क कर दोगे। दिस इज एन ऑल्सो एन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अरे भैया लाले दी जान करना था, लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर हरियाली कर दी, तो यहाँ पर आप कर दो लाले दी जान, रेड मार्क मार दो। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त। जाने से पहले एज यूजुअल सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम रिवाइज करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो स्ट्रेटेजी और प्लान में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये बातें हम पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में।